चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। बच्चों चैप्टर जो है हमारे पास, अगर हम सीए की स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग देखें तो ये मतलब कंपनी लॉ का 10th नंबर का लास्ट चैप्टर है। 10 चैप्टर है कंपनी लॉ में। तो अब हमारे जो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, हमने 3-4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर पे अब है सीए में। तो पेपर जो है ना इसका, आप मान के चलो कि सीए में पेपर 10 मार्क्स का पेपर मिनिमम हिट कर रहा है। और सीए में क्या है, जो ऑडिट का सब्जेक्ट है ग्रुप 2 में, उसमें भी डिटो चैप्टर है। तो मतलब एक चैप्टर ऐसा है जो ऑडिट में भी डिटो है और इसमें भी है, तो वहां भी 10 बार नंबर का हिट कर जाता है मिनिमम, वहां ज्यादा भी कर जाता है ऑडिटिंग के अंदर। तो एक चैप्टर 2 जगह काम आएगा सीए वालों को, लॉ में भी और ऑडिट में, बिल्कुल सेम चैप्टर। ऑडिट में नाम होगा कंपनी ऑडिट 1, कंपनी ऑडिट 1 के नाम से, कंपनी ऑडिट के नाम से, और यहाँ पे ऑडिट एंड क्या, ऑडिटर के नाम से। तो एक चैप्टर कॉमन है, कहने का मतलब ये है, क्योंकि लॉ का भी पार्ट है और ऑडिट का भी पार्ट है, हमारा चैप्टर है, कहने का मतलब है। और जो सीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए हम 5 से 6 मार्क्स हम मान के चलते हैं। ज्यादा आ जाए एक अलग बात है, बट क्योंकि उनके सिलेबस पेपर में अगर आप उनकी स्टडी में देखोगे तो अकाउंट्स एंड ऑडिटर एक ही चैप्टर मिलेगा, अकाउंट्स एंड ऑडिटर उनकी स्टडी में एक ही चैप्टर मिलेगा। तो उनके लिए हम एक ही मान के चलते हैं, कंपनी लोन के लिए ज्यादा है तो इसीलिए उनके पास स्कोप कम हो जाता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। और सेक्शन इसमें 139 से शुरू हो जाते हैं और 148 तक हम पढ़ते हैं। तो सीए के सिलेबस में कंपनी लॉ के अंदर एक से लेके, एक तो नहीं कहूंगा क्योंकि शुरू वाले सेक्शन फाउंडेशन के अंदर कवर हो जाते हैं, मतलब 148 तक मैक्सिमम सेक्शन है जो सीए वालों को इंटर में पढ़ने होते हैं। सीएस वालों को 149 से भी पढ़ने होते हैं, उनके सिलेबस में कंपनी लॉ ज्यादा है। तो सीए में तो ये 148 लास्ट है, बाकी जो 149 ऑनवर्ड सीए वाले तो फाइनल में पढ़ेंगे, पर सीएस वाले फिर भी एग्जीक्यूटिव में पढ़कर चलेंगे। आगे की सीरीज के जो सेक्शंस हैं वो उनके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो बच्चों टोटल मिला के हमारे पास 139 से 148 तक सेक्शन। अगर आपको याद हो अकाउंट्स ऑफ कंपनी के अंदर, अकाउंट्स ऑफ कंपनी के अंदर जो था हमारे पास सेक्शन की सीरीज, वहां पे थी 128 से 138 तक, लास्ट इंटरनल ऑडिट का सेक्शन था, और 139 से यहां पर हमारे पास शुरू हो जाएगी। बच्चों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ऑडिट में भी डाला गया, क्यों लॉ में भी डाला गया, सीए में, क्योंकि ये हमारा चैप्टर है। मतलब मिनिस्ट्री ने एक्सक्लूसिवली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिटर्स के लिए मेनली ये सेक्शंस बनाए हैं 139 टू 148। तो लॉ मेकर ने हमारा पूरा एक चैप्टर बनाया है कंपनी लॉ के अंदर कि देश में कौन किसका ऑडिट करेगा, ऑडिट के लिए क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, किस तरह से ऑडिट होगा, किस तरह से नहीं होगा, कौन करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होकर चलेगा। ये सारी बातें आपको इसी चैप्टर में मिलेंगी। तो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई सीए वालों के लिए, क्योंकि लाइफ में हमें इस चैप्टर का प्रैक्टिकली यूज करना है। हमें पता होगा कि हम किसका ऑडिट कर सकते हैं, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, डिसक्वालिफिकेशन है। अब हम बच्चों पहले एक ओवर माइंड सेटअप करते हैं हल्का सा। देखो वैसे तो जनरली ऑडिट सीए ही करता है, हर कंपनी को सीए से ऑडिट कराना मैंडेटरी है, हर कंपनी को सीए से ऑडिट कराना मैंडेटरी है, ये बात हम समझते हैं। हर कंपनी को सीए से ऑडिट कराना मैंडेटरी, ये बात हम समझते हैं। लेकिन बच्चों प्रैक्टिकली जो यहाँ पे बात आ रही है ना, सीए से ऑडिट कराना मैंडेटरी है हर कंपनी को, ये बात कहाँ लिखी है, 139 में लिखी हुई है। 139 में लिखी है हर कंपनी अपनी एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट करेगी, ठीक है, जो उसका ऑडिट करके चलेगा, ठीक है, ऐसा लिखा है। तो ये 139 में लिखा है कि कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, मैंडेटरी होकर चलता है। तो कंपनी को सीए से ऑडिट कराना है, तो ये बात 139 में कोई आपसे पूछ ले, ठीक है, सीएस वालों से भी पूछ ले, क्योंकि उनको भी कंप्लायंस देखनी है कंपनी लॉ की, तो ऑडिटिंग की भी एक कंप्लायंस है जो हर कंपनी की पूरी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जनरली 2 सेगमेंट्स बांटे हैं लॉ मेकर ने। अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, दोनों ने मिलकर किसी कंपनी को रखा हुआ है, अगर उनका ऑडिटर है, तो जो उनका ऑडिटर है ना, आपके नॉलेज के लिए, वो ऑडिटर बच्चों, वो जो पर्सन है वो C&AG अपॉइंट करेगा, काग अपॉइंट करके चलेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है वो जनरली आपके नॉलेज के लिए CAG अपॉइंट करेगा,
जो देश की सबसे बड़ी ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का सीएजी ऑफ इंडिया, और सीएजी ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा किससे ऑडिट कराना है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट ऑडिट की बात छोड़ दें तो जो ऑडिटर है वो जनरली आपके नॉलेज के लिए शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे, मतलब मालिकों के पास, शेयर होल्डर्स के पास अपॉइंट करने की पावर होती है, ठीक है, जो ऑडिटर की होती है। हाँ, कुछ केस में बोर्ड भी करता है, कुछ केस में बोर्ड भी करता है, पर वो एक्सेप्शनल केसेस है जनरली। लेकिन मेनली जो ऑडिटर है ना कंपनी का, वो शेयर होल्डर अपॉइंट करता है और एजीएम के अंदर वो अपॉइंट होकर चलता है, जब एनुअल जनरल मीटिंग होकर चलती है, ठीक है। और हमारा जो टेन्योर होता है ऑडिटर का, वो एजीएम टू एजीएम होता है। हम फाइनेंशियल ईयर के लिए अपॉइंट नहीं होते। कहीं आप सोचो हम ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल 18-19 के लिए अपॉइंट होंगे, नो, हम इस एजीएम में अपॉइंट होंगे, नेक्स्ट एजीएम तक हमारा टेन्योर चलेगा। हमारा टेन्योर एजीएम टू एजीएम होता है, समझ आया अपन। उस एजीएम टू एजीएम के बीच में जो साल आएगा, चाहे वो 18-19 आए, 19-20 आए, उसका हम ऑडिट क्या कर देंगे, साइन कर देंगे, समझ आया पॉइंट। और हमने अकाउंट्स ऑफ कंपनी में भी पढ़ा है, जो अनऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं, उसको आप आगे किसी के पास ले आउट नहीं करके चलते। अनऑडिटेड अकाउंट्स जो होते हैं ना, वो मिनिस्ट्री के पास नहीं जाते, क्योंकि ऑडिट होना मैंडेटरी है, लॉ में लिखी हुई है, कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है। तो अभी ऊपर से माइंड सेटअप किया है। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा आपके नॉलेज के लिए, सीएजी। लेकिन जो अदर गवर्नमेंट कंपनी है, तो वहां पे आपके नॉलेज के लिए, वहां पे जो ऑडिटर अपॉइंट करने की पावर है वो शेयर होल्डर्स के पास है जनरली, और कुछ केस में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर चलते हैं। पहला पॉइंट समझ आया। तो अब हम शुरू करते हैं पहले सेक्शन 141 से। तो आज हमने बेस बनाना है टॉपिक का। तो 141 तो हमारा पूरा हो ही नहीं सकता, लंबा सेक्शन है, लेकिन पेपर में आने लायक टॉपिक है कि ऑडिटर की क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है। सीए में तो देखो दोनों से ही पेपर आ रहा है, अकाउंट से भी, ऑडिट से भी। ये मैं पहले क्यों कराता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं सर, जैसे मेरी क्लासेस स्कैनर क्लासेस वालों के पास जाती हैं, ठीक है ना, तो वो वेस्ट बंगाल में भी क्लास चल रही है इस समय, तो वो बोलते हैं सर कि ना आप पहले चैप्टर से क्यों नहीं कराते, पहला चैप्टर जो डेफिनेशन है उससे क्यों नहीं कराते। बच्चों डेफिनेशन पार्ट तो ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ा होता है, बड़ा नॉर्मल सा पार्ट होता है, लेकिन जो मुश्किल पार्ट है ना लॉ, कंपनी लॉ का, वो यही है, अकाउंट्स एंड ऑडिटर। इसके बाद सारे सिंपल चैप्टर ही हैं, सारे के सारे, कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर। तो पॉइंट क्या कहने का, हम ये देख के चलते हैं हमारे पेपर के लिए वेटेज किसकी ज्यादा है, हम पहले उसको फोकस करते हैं, क्योंकि हमें पता है 10 नंबर का पेपर आना है। और सीएस में अकाउंट्स ऑफ कंपनी से क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन ऑडिट से क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, जो मैंने देखा था लास्ट टाइम स्कैनर, तो ऑडिटर से क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं। मतलब अभी जो लेटेस्ट पेपर आ रहा है वो ऑडिटर के चैप्टर से ही आकर चल रहा है, ठीक है। और दोनों को काफी नॉलेज और काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से, आप देखेंगे। तो हम पहला सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। सेक्शन नंबर 141, सबसेक्शन 1 एंड 2। तो बच्चों ये कहना चाहते हैं, पहली बात, देश में ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होगी। देखिए, अगर आप देश में ऑडिट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कंडक्ट एन ऑडिट इन इंडिया, अगर आप इंडिया के अंदर ऑडिट कंडक्ट करना चाहते हैं, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होकर चलेगी, आपको क्या चाहिए कि आप ऑडिट कर सकते हैं। जैसे हमने वहां पढ़ा था 138 में, इंटरनल ऑडिटर सीए भी हो सकता है, सीए में भी हो सकता है, अदर प्रोफेशनल भी हो सकता है, और प्रैक्टिस में भी हो सकता है, नॉन प्रैक्टिस में भी होकर चल सकता है। अब एक सिंपल सी बात, पहले क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन का मतलब यह है, इंडिया में अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करना चाहते हैं, जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट, हम स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टैक्स ऑडिट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर ऑडिट, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट क्या, स्टैट्यूटरी ऑडिट। हम सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करके चल रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं क्वालिफिकेशन क्या है ऑडिटर की, आप सीए होने चाहिए आईसीएआई इंडिया से, आप लंदन के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है ना, आपने इंडिया के आईसीआई के आप एनरोल नहीं हैं, आप इंडिया में ऑडिट नहीं कर सकते। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए विद द मीनिंग ऑफ सीए एक्ट 1949, मतलब सीए के इंस्टीट्यूट से इंडिया के आपने सीए पास की हो, ठीक है ना, और उसके पास एनरोल्ड हो आप एज अ मेंबर। साथ में
सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको लेना पड़ेगा। तो पहले हमेशा मेंबरशिप लेते हैं और मेंबरशिप के साथ हमें बताना होता है हमें प्रैक्टिस करनी है कि जॉब करनी है या अपना कोई काम धंधा करना है, तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस वाला ही आपके नॉलेज के लिए आर्टिकल्स को अपने नीचे ट्रेन कर सकता है और प्रैक्टिस वाला ही क्या कर सकता है, ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। नॉन प्रैक्टिसिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता। इंटरनल ऑडिट जो नॉन प्रैक्टिसिंग है वो कर सकता है, लेकिन बच्चों स्टैट्यूटरी ऑडिट से प्रैक्टिसिंग ही करेगा, नॉन प्रैक्टिसिंग वाला नहीं करके चलेगा। पॉइंट समझ आया सभी को? तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप ऑडिटर बनना चाहते हैं, CA with the meaning of CA Act 1949 and having a certificate of क्या practice, you can conduct an audit in India। और उसके अलावा एक और बात लॉ बोलेगा भी क्वालिफिकेशन में, लिखते हैं पहला पॉइंट बच्चों, क्या हमारे पास क्वालिफिकेशन है। नंबर 1, a person shall be eligible to be appointed as auditor of company only if he is CA with meaning of CA Act 1949। एक पर्सन एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी ओनली अगर वो सीए है विद द मीनिंग ऑफ सीए एक्ट 1949। तो बच्चों सीए एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इंडिया के ICAI से आपके नॉलेज के लिए आपके क्या होनी चाहिए, आपकी स्टडी होनी चाहिए। अगर आप लंदन, ऑस्ट्रेलिया, किसी और कंट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंडिया में आप ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकते। बात चल रही है, बाहर वाले कह रहे हैं हमें यहाँ पर आने दो, हमें यहाँ पर आने दो, हम ऑडिट करो और तुम हमारे यहाँ जाओ, हम तुम्हारे यहाँ जाते हैं। बच्चों देश के अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बच्चों काफी खतरा है इस बात से। देखो देश में 4 बिग 4 हैं, 4 बिग 4 हैं, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, KPMG, डिलॉयट और आपके पास E&Y। 4 बिग 4 इंडिया में ऑडिट नहीं कर सकती। बिग 4 इंडिया में कंसल्टेंसी देती है अपने नाम से, बिकॉज ऑडिट करने के लिए इंडियन सीए चाहिए आपको। तो उन्होंने क्या किया हुआ, इंडियन सीए फर्म्स परचेज करी हुई है, इंडियन सीए फर्म्स खरीद ली हैं, अपने साथ खरीदी हुई हैं और इंडियन सीएज उनके बिहाफ पे क्या कर देते हैं, इंडिया में ऑडिट करते हैं। पर वो है तो ICAI का मेंबर, इंडिया का प्रैक्टिसिंग मेंबर है, तो वो ऑडिट कर सकता है। E&Y इंडिया में ऑडिट नहीं कर सकती, E&Y से कंसल्टेंसी अपने नाम से प्रोवाइड कर सकती है। ये बिग 4 के लिए भी रूल है। 4 बिग 4 है और बच्चों मेरा मानना है 85,000 फर्में होंगी सीए की इंडिया में। इंडिया में 85,000 सीए फर्म्स हैं, जिसमें से 25-30 हजार तो नाम की बनी होंगी। जैसे वो बिजनेस कर रहे हैं, नाम की फर्म बना ली, या कोई जॉब कर रहा होगा उसने छुप आके फर्म बना ली। मतलब 20-25 हजार फर्में तो ऐसी होंगी मेरे ओपिनियन में जो नाम की है, काम कुम ज्यादा नहीं करती, सिर्फ नाम की फर्में हैं। ठीक है, तो इफेक्टिवली फर्म होगी 65,000। इन 65,000 फर्मों के ऊपर 4 बिग 4 भारी हैं, 4 बिग 4। बच्चों देश के जितने भी बड़े ऑडिट हैं 90%, 10% छोड़ दो, 90% जितने भी बड़े ऑडिट हैं सारे बिग 4 के पास हैं। आपके नॉलेज के लिए सारे ही बिग 4 के पास हैं। जितने भी टॉप क्लाइंट है, आप मारुति की बात कर लो, मैकडोनल्ड्स की बात कर लो, डोमिनोज की बात कर लो, ठीक है ना, होंडा की बात कर लो, होंडाई की बात कर लो, आप वॉलमार्ट की बात कर लो, आप एमवे की बात कर लो, आप नेस्ले की बात कर लो, ऑल आर विद बिग 4। तो अभी तो ये ऑडिट कर नहीं सकते, तब इन्होंने सारे कब्जे किए हुए हैं। और अगर ये इंडिया में फॉरेन के सीएस को इन्होंने अलाउ कर दिया ऑडिट करने के लिए, फिर तो बच्चों इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को काफी परेशानी फेस करनी पड़ेगी। बच्चों इनके पास कैपिटल है, सबसे बड़ी बात पैसा है, डॉलर में लेके आएंगे फॉरेन के लोग, यहाँ 60 टाइम रिच हो जाएंगे। इनके पास टेक्निक्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है। हमारे देश में भी टेक्निक्स हैं, लेकिन बच्चों जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब टेक्निक्स टू डू द वर्क, वो हमारे यहाँ भी अपडेटेड नहीं है। वहां पे तो बहुत अपडेट नए तरीके से टेक्निक्स चल रही हैं। तो दिस इज द थिंग, हमें काफी प्रॉब्लम आएगी। तो अभी ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया कि इंडिया का सीए बाहर जाके ऑडिट कर दे, बाहर का सीए जाके। कुछ देशों के साथ चल रही है बात, लेकिन वैसे अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों इससे हमारे सीएस को क्या होगी, प्रॉब्लम्स आकर चलेगी। और 4 ही बिग 4 हैं, इन चारों ने ही
बच्चों ये सारी फर्मों के ऑडिट खींच रखे हैं। क्लाइंट एक लिमिट से ऊपर बढ़ेगा तो बिग फोर के पास भागा चला जाता है, क्योंकि बिग फोर से उसका ऑडिट कराने से उसकी ब्रांडिंग बढ़ती है, इंटरनेशनल लेवल पर उस क्लाइंट की वैल्यू बढ़ती है कि इसका ऑडिटर बहुत बड़ी फर्म है। इससे शेयर होल्डर्स का विश्वास क्या होता है, बढ़ के चलता है। समझ आया पॉइंट? तो आप सीए होने चाहिए विद द मीनिंग ऑफ सीए एक्ट 1949। साथ में नंबर बी, नंबर 2, a firm where majority of partners practicing in India are qualified as appointment as aforesaid may be appointed by its firm name to be auditor of company, to be auditor of company। सो पॉइंट यहां पे क्या आया, लॉ मेकर्स हमें ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी फर्म, अगर फर्म मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अफोरसेड मे बी अपॉइंटेड बाय इट्स फर्म नेम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सबसे पहली बात तो फर्म के नेम से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अगर कोई फर्म है तो फर्म के नाम से, मतलब मान लो एक पार्टनरशिप फर्म को आप अपॉइंट कर रहे हैं ऑडिटर, तो उस केस में फर्म के नाम से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ना कि किसके नाम से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, इंडिविजुअल पार्टनर के नाम से। अपॉइंटमेंट फर्म के नाम से होकर चलेगी और उस फर्म के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स हैं, उस फर्म के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स हैं वो इंडिया के अंदर क्या होने चाहिए, प्रैक्टिसिंग होकर चलने चाहिए। ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3, where a firm including LLP is appointed as an auditor of company, only partners who are CA shall be authorized to act and sign, shall be authorized to act and sign on firm behalf, on firm behalf। लिखो पहले एक बार। तो बच्चों थर्ड पॉइंट हमने लिखा कि जहां पे फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी को ऑडिटर बना सकते हैं, तो पार्टनर जो सीए हैं वही ऑथराइज टू एक्ट और वही साइन करके चलेंगे। बच्चों अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं तीनों पॉइंट्स को। ठीक है, अभी मैं वर्डिंग्स पे आ जाऊंगा वापस। बच्चों थोड़ा एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में अब लॉ भी आ जाएगा, एग्जाम्पल भी आ जाएगा। लॉ तो हमने लिख ही दिया है। पहला पॉइंट ये कि आपके पास ओनली सीए विद मीनिंग ऑफ CA Act 1949 having a valid COP can conduct an audit। Only CA with meaning of CA Act 1949 having a valid COP can conduct an audit। तो इससे क्या पता लगा, सीए होना चाहिए CA Act 1949 और उसके पास सीओपी होना चाहिए, उसके पास सीओपी होना चाहिए, वो इंडिया में ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो उसके पास सीओपी होगा, वो इंडिया में ऑडिट कंडक्ट कर पाएगा, आपके नॉलेज के लिए। तो इसका मतलब सीए फ्रॉम आउटसाइड इंडिया cannot
कंडक्ट एन ऑडिट, सीए फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कैनॉट। तो जो भारत के बाहर का सीए होगा, क्योंकि वो सीए 1949 में कवर नहीं होगा, इसीलिए वो ऑडिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और साथ में अ सीए हु इज नॉट हैविंग COP cannot conduct an audit। और एक सीए जिसके पास COP नहीं होगा वो भी ऑडिट नहीं कर पाएगा। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर उसके पास वो जॉब कर रहा है और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है इंडिया में, तो वो भी ऑडिट नहीं करके चल पाएगा। दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट एन ऑडिट इन इंडिया। समझ आया पॉइंट सभी को? तो एक तो COP होना जरूरी है और इंडिया के ICAI के अंडर आप कवर होने चाहिए। तो बाहर का सीए इंडिया में ऑडिट नहीं कर सकता, और जिसके पास, जो इंडिया का सीए है और उसके पास COP नहीं है, वो भी ऑडिट नहीं करके चल सकता। पहला पॉइंट डन है। दूसरा पॉइंट, मान लो एक फर्म है और एक LLP है। तो पहली बात, जो ऑडिटर है, ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन नेम ऑफ फर्म ऑब्लिक LLP। बच्चों एक बात आपको समझाऊं पहले, इंडिया में 3 फॉर्म में ही CA CS की फर्में बन सकती हैं। CA की हो, CS की हो, ICW की हो। पहला तो प्रोप्राइटरशिप, अकेला अपने नाम से। सेकंड पार्टनरशिप, और तीसरा क्या, LLP। CA CS की फर्म बच्चों आपकी नॉलेज के प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती और पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। हमारे लिए 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप और क्या है, LLP है। आपकी नॉलेज के लिए 3 ही तरह के फॉर्म है। तो अगर मान लो LLP और फर्म को ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो फर्म के नाम से ऑडिटर क्या होगा, अपॉइंट होकर चलेगा। अब इसमें देखो आप, मान लो एक फर्म है, अब मैं एनालिसिस में समझा रहा हूं आपको। एक LLP और फर्म है, इसके 8 पार्टनर्स हैं। तो बच्चों इस फर्म के अंदर ना 8 पार्टनर्स हैं। तो एक फर्म है, LLP है, इनके टोटल मिला के 8 पार्टनर्स हैं मिला के। आपको कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, इनके 8 पार्टनर? आपको कोई दिक्कत होगी बच्चों इसमें? आपको कोई मतलब ही नहीं इसमें दिक्कत की क्या बात है? तो 8 पार्टनर्स हैं। अब मुझे सोच के बताना, अब क्या है, पहले क्या था? जब हम CA पढ़ते थे ना फाइनल, तो CA एक्ट में ऐसा लिखा हुआ था, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अभी भी ऐसे ही है वैसे, पर थोड़ी मॉडिफाई हो गया लॉ। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, पहले वाला लॉ बता रहा हूं, पहले वाला ओल्ड लॉ। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इंडिया में एक ही काम कर सकता है प्रैक्टिस का, अपने नाम से कोई और काम धंधा नहीं कर सकता। आप कोई दुकान नहीं खोल सकते, अपने नाम से कोई बिजनेस नहीं कर सकते। CA इन प्रैक्टिस से एक ही काम करेगा, CA की प्रैक्टिस, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। तभी लोग क्या करते हैं, कोई बिजनेस चलाना होता है तो अपने मम्मी पापा के नाम, वाइफ के नाम, बच्चों के नाम पे बिजनेस चलाते हैं, अपने नाम से नहीं चलाते। काम चाहे खुद करते हैं पर चलाते अपने नाम से नहीं है। पहली बात समझ आई आपको? दूसरी बात बच्चों आपके नॉलेज के लिए, जो सीए है ना इन प्रैक्टिस, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता था पहले। मतलब CA CS के साथ, MBA के साथ, आर्किटेक्ट के साथ और लॉयर के साथ पार्टनरशिप नहीं। अगर CA को फर्म बनानी है, ओनली CA ही उसमें पार्टनर होकर चलते थे, पहले वाली बात। लेकिन क्या हुआ, जब से LLP का कंसेप्ट आया देश में 2008 में, उसके बाद CA का CS का एक्ट अमेंड हुआ। उन्होंने कहा कि भैया आज मॉल वाला सिस्टम हो गया है। आप कहोगे मॉल सिस्टम, बोले तो मॉल क्या होता है? मॉल का मतलब है एक जगह पे सब कुछ मिलता है। समझ आ रही बात? ये होता है मॉल। नहीं तो होता क्या है, चप्पल लेनी है, चप्पल वाले बाजार में जाओ, ज्वेलरी लेनी है, ज्वेलरी के बाजार में जाओ, समझ में, कपड़े के बाजार में जाओ। मॉल में एक जगह सारी दुकानें मिलती हैं। समझ आई बात? एंटरटेनमेंट की भी है, खाने पीने की भी है, शॉपिंग की भी है। यही तो मॉल सिस्टम है। और क्या है मॉल सिस्टम? ठीक है, एक जगह भी सब सारी फैसिलिटी है। अब हुआ ये, अब क्या हुआ, LLP के बाद, LLP का पूरे वर्ल्ड में यही कंसेप्ट है कि बड़ी फर्में बनाओ, बड़े प्रोफेशनल्स को मिला के बनाओ। तो 2009 के बाद लॉ अमेंड हो गया और लॉ मेकर ने कहा CA CS के साथ, ICW के साथ, एडवोकेट के साथ और भी अदर प्रोफेशनल जो लॉ में लिखे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप फर्म बना सकता है, उनके साथ पार्टनरशिप फर्म बना सकता है। ऐसा क्यों बनाया? मॉल वाला सिस्टम। क्लाइंट एक के पास आए, जैसे CA के पास क्लाइंट आ गया तो CS का काम जो CS पार्टनर है वो कर देगा। मान लो कुछ करना है, एडवोकेट वाला कोई काम है तो एडवोकेट पार्टनर कर देगा। मान लो ICW वाला कोई काम है तो वो कर देगा। मॉल सिस्टम है, एक क्लाइंट को पकड़ लो और अपने दूसरे डिपार्टमेंट्स को काम भी क्या करो, दिलवा दो, क्लाइंट बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बड़ी फर्मों ने ये करने की कोशिश करी। ठीक है, तो 2009 से लेके
2013 तक ये प्रैक्टिस पूरी चली, पर बच्चों कंपनीज एक्ट 2013 ने आके फिर इनकी उम्मीदों पे क्या कर दिया, पानी फेर दिया। मैं बताऊंगा किस तरह से इस चैप्टर के अंदर। अब पॉइंट समझो। अब क्या हुआ, एक सीए फर्म के अंदर 8 पार्टनर्स हैं, तो बच्चों लॉ मेकर कह रहे हैं लेट्स से कि 5 तो सीए हैं, 2 सीएस हैं और 1 सीएमए है, तो बना लो। तो लॉ ने ये तो अलाउ कर दिया कि आपकी फर्म में नॉन सीएस भी हो सकते हैं पार्टनर, एलएलपी की वजह से। एलएलपी में ऐसा होता है प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो 5 सीए हैं। तो लॉ मेकर ने कहा सबसे पहली बात, अगर आप किसी फर्म को यह कहना चाहते हो कि ऑडिटर फर्म है, मतलब चार्टर्ड फर्म है, तो उसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स सीए होने चाहिए। उसके जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स है ना, वो आपके नॉलेज के लिए सीए होने चाहिए। मतलब अगर इस फर्म के अंदर वाइस वर्सा कर दें, सीए एक होता और बाकी सीएस और सीएम में होते, तो ये फर्म देश में ऑडिट नहीं साइन कर पाती। समझ आ रही है बात? मतलब अगर आप चाहते हो किसी पार्टनरशिप फर्म को ऑडिटर अपॉइंट करना है, पहली बात फर्म के नाम से होगा और उसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, सीए इन प्रैक्टिस होने चाहिए। मतलब वो सीए फर्म कहलाएगी जिसमें 5 पार्टनर सीए होंगे कम से कम। तो 5 हैं, मेजॉरिटी है, और साथ में एंड ओनली पार्टनर्स who are CA can sign, only partners who can sign the financial statement, और वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करके चलेंगे। तो लॉ ने 2 कंडीशन लगाई। पहली, अगर पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी है तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए और सिर्फ सीए पार्टनर साइन करेगा, अदर पार्टनर बैलेंस शीट को साइन नहीं करके चलेगा। आपने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, एलएलपी एक्ट क्या बोलता है, अगर एक जने ने काम कर दिया बाकी जने म्यूचुअल एजेंसी में क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। तो वहां पे ये चीज नहीं है, तो ये पार्टनर बैलेंस शीट साइन नहीं कर पाएंगे और यही पार्टनर बैलेंस शीट साइन करके चल पाएगा। तो आज सीए फर्म के अंदर सीएस, आईसीडब्ल्यू, अदर प्रोफेशनल जो लॉ ने रिकॉग्नाइज किए हैं वो हो सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की होनी चाहिए और साथ में ओनली सीए पार्टनर ही साइन करके चलेगा। पॉइंट समझ आया सभी को? चलें आगे, डन है। तो बच्चों अब जल्दी बताओ, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू कंडक्ट अ स्टैट्यूटरी ऑडिट इन इंडिया? स्टैट्यूटरी ऑडिट करने की क्या क्वालिफिकेशन है भारत के अंदर? तो बच्चों भारत के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट करने की जो क्वालिफिकेशन है आपकी नॉलेज के लिए, दैट क्वालिफिकेशन ये है कि वो सीए होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आईसीएआई इंडिया से होना चाहिए। बाहर का सीए इंडिया में ऑडिट नहीं कर सकता, इंडिया का सीए अगर उसके पास सीओपी है वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। और अगर पार्टनरशिप फर्म को करना है, फर्म के नाम से अपॉइंट करो, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर उसमें सीए होने चाहिए एंड ओनली सीए पार्टनर ही साइन करेगा, नन ऑफ द अदर पार्टनर कैन साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही साइन करके चलेगा। अगर ऐसा रूल ना लिखते लॉ मेकर, कंपनी लॉ ना लिखता फिर तो सीएस वाले भी साइन कर लेते, सीएमए वाले भी। वैसे आपको सही बात बताओ बच्चों, सीएस वालों को भी और सीए वालों को भी आज के जमाने में बनाने का फायदा तो बड़ी फर्म का ही है बच्चों। मतलब मैंने देखा है सीए, एक सीएस अकेला प्रैक्टिस कर रहा होगा, सीए अकेला प्रैक्टिस कर रहा होगा। फर्म बनाओ जिसमें ना 2-3 टॉप सीए, 2-3 टॉप सीएस, 1-2 एडवोकेट्स, 1-2 आपके पास और अदर एमबीए जो भी अलाउड है लॉ में। देखो आपकी फर्म भागेगी मार्केट में, क्योंकि बच्चों अपना अपना डिपार्टमेंट बना लो। ऑफिस एक रखो चाहे एक से ज्यादा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस 2 रख लो, एडवोकेट का ऑफिस अलग है तो उसको अलग रहने दो ना, फर्म का नाम तो एक ही यूज करो। लेकिन इससे फायदा क्या मिलेगा? एडवोकेट के पास कोई क्लाइंट आएगा, हमें दे देगा बाकी काम करने के लिए, हमें आएगा तो हम सीएस वालों को दे देंगे, सीएस वालों को आएगा हमें मिल जाएगा। काम से काम मिलकर चलता है। थोड़ा सा पानी तो फेर दिया है कंपनीज एक्ट 13 ने। बच्चों लोगों ने सोचा था एक ही फर्म बनाएंगे, एक क्लाइंट को पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है ना भाई, तुम ये करो तुम ये करो, तुम उसको बाहर ही जाने देंगे। पर लॉ ने प्रोहिबिशन लगा दिया 144 सेक्शन के थ्रू। अगर एक फर्म ऑडिट कर रही है ना उसका, तो वो कुछ ही काम कर सकती है, उसके बाकी काम वो नहीं कर पाएगी। जैसे एग्जाम्पल तौर पे, अगर आप एक फर्म का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो तो आप इंटरनल ऑडिट नहीं कर पाओगे। समझ आया पॉइंट? बैन लगा दिया। जबकि पहले क्या होता था, इस फर्म में सीए भी है और सीएमए भी है, सीएमए को कहते थे तू कर ले भाई इंटरनल ऑडिट, मैं कर लेता हूं स्टैट्यूटरी। पहले चल जाती थी बातें, पर लॉ ने लॉ को अमेंड कर दिया ना। आप एक साथ एक फर्म के एक से ज्यादा, इससे इंडिपेंडेंस का इशू आता है, कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ वर्क क्या हो जाती है, इफेक्ट होकर चलती है। समझ आया पॉइंट? अब आप देखो, हम लोग हैं, मैं आपको इंटर में लॉ टैक्स पढ़ा रहा हूं,
पर मैं सारे सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर मैं अकाउंट्स भी पढ़ा दूँ, कॉस्टिंग भी पढ़ा दूँ, एफएम भी पढ़ा दूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूँ, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ वर्क क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ वर्क लूज हो जाएगी। ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाने से क्वालिटी ऑफ वर्क क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। ठीक है, तो आप किस किस पे ध्यान दोगे। ठीक है, तो इसीलिए काम को डिवाइड किया जाता है, टीम बनाई जाती है कि कुछ काम वो कर ले, कुछ काम वो कर ले, ताकि क्लाइंट एक जगह ही रुक जाए, एक जगह उसको सारी फैसिलिटी मिलकर चले। लेकिन कंपनीज एक्ट ने पानी फेर दिया है आधी बातों पे। आप बनाओ, कुछ काम तो अलाउड है, लेकिन सारे काम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। समझ आया पॉइंट सभी को। चलिए अब एक बार ये देखो, लॉ फाइनली पढ़ते हैं एक बार दोबारा। एक पर्सन एलिजिबल है अगर वो सीए होगा, सीएफ 1949, पहला पॉइंट डन है। सेकंड देखो, अ फर्म वेयर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, a firm where majority of partners practicing in India are qualified for appointment as firm named to be auditor of company। तो एक फर्म वही होगी जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या होंगे, सीए होंगे। अगर उसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर सीएस आईसीडब्ल्यू हैं तो वो सीए की फर्म नहीं है, वो सीएस आईसीडब्ल्यूए की फर्म है, आपकी नॉलेज के लिए। और वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, जहां पे फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी को ऑडिटर किया है आपने, ओनली पार्टनर्स हु आर सीए shall authorize to act and sign, सिर्फ वही लोग काम करेंगे, साइन करेंगे। सीएस वाले, आईसीडब्ल्यू वाले, एमबीए वाले, एडवोकेट वाले बैलेंस शीट को साइन नहीं करके चलेंगे। पॉइंट समझ आया सभी को। चलें तो पहला सेक्शन 141, 1 और 2 के अंदर का पॉइंट हमने पढ़ लिया। तो वहाँ 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक फॉरेन का सीए है, उसके बाद यूके से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, क्या वो इंडिया में ऑडिट कर सकता है? नो। लॉ लिखना है क्वालिफिकेशन का, क्योंकि आप क्वालिफाइड ही नहीं हो भारत में ऑडिट करने के लिए। हाउ यू कैन कंडक्ट एन ऑडिट इन इंडिया। पॉइंट समझ आया सभी को। नंबर 2, अब सीएस वाले क्या कह रहे हैं, आईसीडब्ल्यू वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सर जहां पे आपने 141 बनाया ना सर, 141(1) के अंदर जहां लिखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन कंडक्ट एन ऑडिट, बस ऑब्लिक सीएस कर दो, ऑब्लिक सीएम में 4 अक्षर तो जोड़ने हैं सिर्फ, सीएस 2 अक्षर और सीएम में 3 अक्षर सिर्फ। ठीक है, और देखो हमारे पास काम कैसे आएगा। तो सीए वाले क्या कहते हैं, सीए का इंस्टीट्यूट कहता है, सीएस वालों ने पीछे डिमांड करी मिनिस्ट्री से, सीए वालों ने कहा सीएस वालों को ऑडिट करना नहीं आता, आप इनको कैसे दे सकते हो ऑडिट? तो सीए के इंस्टीट्यूट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लेटर लिखी कि कंपनी सेक्रेटरी को बिल्कुल भी ऑडिट नहीं मिलना चाहिए, उनका लेवल ऑफ नॉलेज जो है ऑडिटिंग को लेके कम है, तो इसीलिए उनको ऑडिट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो सीएस वालों ने क्या किया, सिलेबस को अमेंड किया, तो आपके सिलेबस में 30 नंबर का 40 नंबर का ऑडिटिंग का सब्जेक्ट डाला इसीलिए। पर अगर सीएस वाले चाहते हैं कि उनको ऑडिट मिले तो उनको 100 नंबर का सब्जेक्ट डालना पड़ेगा ऑडिट का, 30-40 नंबर से काम नहीं चलेगा। तो इंस्टीट्यूट 100 नंबर का सब्जेक्ट डाले, मतलब आप पढ़ा तो उनको सिर्फ 30 नंबर में रहे हो, सिर्फ इंटर में, फाइनल में है ही नहीं ऑडिटिंग का सब्जेक्ट खास सीएस फाइनल में, तो फिर आपको कहां से मिल जाएगा ऑडिट, कहां से मिल जाएगा? तो इंस्टीट्यूट ऑफ सीएस ऑफ इंडिया ने कोशिश करी है और आईसीडब्ल्यू वाले पूरे जोर लगा रहे हैं हमें मिल जाए किसी तरह से ऑडिट, किसी तरह से ऑडिट। लेकिन सीए वाले ना इन दोनों इंस्टीट्यूट से थोड़े तेज हैं, मैं ये कहूंगा। ठीक है ना, और बात उनकी गलत भी नहीं है, ठीक है। उसका कारण ये है, मिनिस्ट्री ने जब सीएस वालों को बनाया था ना, देखो सीएस वाले इक्वली गुड हैं मेरे हिसाब से, वो भी ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन बात सारी सीएस के इंस्टीट्यूट की है। इंस्टीट्यूट ने जब बनाया ना सीएस के इंस्टीट्यूट को, तो उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव से बनाया कि वी विल प्रोवाइड कंसल्टेंसी इन कंपनी लॉ, सेबी, कंपनी लॉ, हम आरओसी वर्क में इसमें कंसल्टेंसी देंगे। उन्होंने अपने आप को ऑडिट में रिप्रेजेंट ही नहीं करा, सीए वालों ने ऑडिट में रिप्रेजेंट कर दिया अपने आप को। लेकिन अगर वो 100 नंबर का सब्जेक्ट डालते हैं और ट्रेनिंग के अंदर भी काम मिलता है उनको सीखने का, तो वो भी ऑडिट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी तक बैन लगा रखा है लॉ मेकर ने सिर्फ सीए। अच्छा, सीए वाले कह रहे हैं सर हमें ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की परमिशन दो, हम क्लाइंट का केस लड़ने के लिए ट्रिब्यूनल तक जा सकते हैं, कमिश्नर ट्रिब्यूनल तक जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, वहाँ एडवोकेट अलाउड है, सिर्फ एडवोकेट अलाउड है। आप देखते हैं कोर्ट पेन डाल के एडवोकेट टाई टू लगा के मतलब कोर्ट में जाते हैं और अपना जज के सामने प्रेजेंट होते हैं। तो सीए वालों ने डिमांड करी, तो एडवोकेट कह रहा है फिर हमें ऑडिट भी दे दो, ऑडिट भी दे दो। सीए वाले चुप हो गए, कारण क्या है, एडवोकेट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अगर एडवोकेट्स को ऑडिट मिल गया स्टैट्यूटरी, बच्चों ये जो फीसें है ना मार्केट में 20, 30, 40, 50 हजार रुपए की मान लो चल रही है, लाख की चल रही है, ये उससे 10 टाइम्स कम आ जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। करनाल जैसे सिटी में जो हमारे रिस्पेक्टेड एडवोकेट्स हैं ये 2000 प्लस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट 400 हैं, कंपनी सेक्रेटरी 30 भी नहीं है, 30 भी नहीं है। समझ आ रहा है पॉइंट? तो कहां 30, कहां 400
और कहां 2000। और जितने भी एडवोकेट है वो सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो 400 सीए करनाल के अंदर वो सारे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, 200 तो उसमें से जॉब करते हैं, दिल्ली दुल्ली है कहीं, दिल्ली गुड़गांव जॉब करते हैं, 200 सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहां 30, कहां 200, कहां 2000। 2000 लोग आ जाएंगे मार्केट में काम करने के लिए। जो लोग 200 लोग काम कर रहे हैं, 2200 लोग हो जाएंगे, तो फीस का लेवल बाजार में क्या हो जाएगा, गिर ही जाएगा। तो हमने सभी को कहा है शांति करो, जिसको जो मिला है उसी में रहो, नहीं तो काम सभी का क्या होगा, खराबी होकर चलेगा। फिर आपके पास सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों। अभी तो थोड़ा सा ही होगा क्योंकि आज बेस लेक्चर है, ज्यादा काम तो मैं इसमें लिखवा नहीं पाऊंगा। मैंने मुश्किल से अभी एक पेज लिखवाया आपको अभी, क्योंकि बेस लेक्चर चल रहा है, बेस बनाने में टाइम लगता है, तो मेरा को आज बेस ही बनाना है बच्चों। सेक्शन है डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। ये डिस्क्वालिफिकेशन सीएस पे भी लगती है। ये सीएस वाले में भी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वाले चैप्टर में शायद पढ़ लें, मतलब डिटो डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई टू सीएस, क्योंकि सीएस इंडिया में एक ऑडिट कर सकता है जनरली, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट जो कर सकता है उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन सेम अप्लाई होकर चलती है, लेकिन मेनली ये जो भी ऑडिटर है, और ऐसी कोर्स ऑडिटर्स जो कोर्स ऑडिट करते हैं उनके लिए भी सेम डिस्क्वालिफिकेशन है। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, आप अगर इनमें से किसी पॉइंट में फॉल करेंगे तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी का भी ऑडिट नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं जनरली एक आधा पॉइंट एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जनरली जिसमें पॉइंट लिखे हुए हैं वो ये लिखे हुए हैं, अगर आप इन कैटेगरी में फॉल करें तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते जिसके साथ आपका कोई ना कोई रिलेशन होकर चलेगा इन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। पहला पॉइंट आ रहा है नंबर 1, आप बॉडी कॉर्पोरेट, other than LLP under LLP Act 2008, आप बॉडी कॉर्पोरेट other than LLP under LLP Act 2008, प्लीज फोकस। देश में बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं हो सकती, इसकी एक एक्सेप्शन है LLP। इसका रीजन ये है, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। बॉडी कॉर्पोरेट जो होती है ना, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी लिमिटेड होने की वजह से लॉ मेकर ने मना किया। तो बच्चों शुक्र करो LLP एक्सेप्शन में हो गई। तो LLP कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, LLP कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। LLP को ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। ऑल्दो LLP इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट, LLP भी बॉडी कॉर्पोरेट ही है, लेकिन LLP को ऑडिटर बना सकते हो। मतलब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, देश में सीए फर्म नहीं हो सकती। अगर आपको ऑडिट करवाना है तो पार्टनरशिप होगा, प्रोप्राइटरशिप होगा, LLP होगा। अभी रूल ना बनाते सीए फर्म में तो फंस जाती। आपको पता है प्रोप्राइटरशिप में भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड और पार्टनरशिप में भी क्या, अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड जो लाइबिलिटी है, जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में, आपके नॉलेज के लिए बच्चों, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात हो गई आप लोगों के लिए। क्योंकि कल को अगर सीए से गलत ऑडिट साइन हो गया और इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो आपका घर तक बिक सकता है, आपकी दुकान तक बिक सकती है, आपको ये प्रॉब्लम फेस होकर चल सकती है। समझ आया पॉइंट? तो लेकिन फॉरेन से कंसेप्ट आया बच्चों। फॉरेन में क्या है कि LLP क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लाइबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड। तो लोगों ने कहा भाई सीएस फर्म को इतना क्यों तरसाया जा रहा है कि मतलब उनके लिए उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, उनके लिए पार्टनरशिप पब्लिक की अनलिमिटेड ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो लाइबिलिटी लिमिट कर ही नहीं सकते अपनी एज अ सीए फर्म जब साइन कर रहे हैं बैलेंस शीट को। तो इसलिए लॉ LLP का कंसेप्ट लेकर आया। लॉ ने कहा सीए फर्म अगर आपके नॉलेज के लिए LLP बना लेगी तो अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। तो आज की डेट में अगर हम बचना चाहते हैं, बड़े ऑडिट साइन कर रहे हैं और बचना चाहते हैं लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाए, तो हम फिर LLP बनाकर चलें। लेकिन प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी देश में ऑडिटर अपॉइंट नहीं होकर चल सकती। इसके लिए प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर LLP की फॉर्म में बनाना पड़ेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी बच्चों, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, जो पर्सन कंपनी का ऑफिसर है, कंपनी का एम्प्लॉय है, वो ऑडिट नहीं कर सकता।
अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते। पहली बात तो प्रैक्टिस और सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, जॉब करो, एक ही काम करो, तो जॉब करो या प्रैक्टिस करो। लेकिन कई लोग छुप छुपा के ले लेते हैं, कई लोग ना सैलरी कैश में ले लेते हैं, अकाउंट्स में डालते नहीं है और छुप छुपा के ले लेते हैं। तो लॉ कहता है ऑफिसर एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता। रीजन बच्चों, अगर मैं ही आपको पढ़ाऊं और मैं ही आपके फाइनल एग्जाम के पेपर चेक करूं तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस क्या होगी, इश्यू होगी, ठीक है ना। मान लो मैंने देखा कि आप में से कोई एक बच्चा है और उसके नंबर 39 बन रहे हैं, ठीक है, और मैंने कहा बच्चा भी पढ़ने वाला है और एक नंबर और दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, अपने तो बच्चा पढ़ा हुआ, क्या दिक्कत है, एक नंबर दे देता हूँ, 40 से पास हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंस का इशू आकर चलता है। जो इंसान एज ए एम्प्लॉय पहले खुद काम करेगा और एज ऑडिट खुद ही चेक करेगा, फिर फायदा ही क्या हुआ, फिर फायदा ही क्या होकर चलेगा। इसमें इंडिपेंडेंस के इशू होकर चलते हैं। ऑफिसर एम्प्लॉय, आप जिस कंपनी में जॉब करते हो आप उसका ऑडिट नहीं करके चल सकते क्योंकि वहां इंडिपेंडेंस का इशू है। नंबर 3, a person who is a partner or who is in employment of an officer or employee of company। एक पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज एन एम्प्लॉयमेंट और ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। एक पर्सन जो है ना पार्टनर है या एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। इसका मतलब समझो, आप किसी के पार्टनर हो और आपका पार्टनर जो है ना, आपका जो पार्टनर है वो उस फर्म में जॉब करता है। मतलब एक फर्म में 6 पार्टनर हैं, एक पार्टनर उसी कंपनी में जॉब करता है, तो क्या दूसरा पार्टनर उसका ऑडिट कर सकता? मतलब वो पार्टनर नहीं कर रहा जॉब, जो ऑडिट साइन कर रहा है, दूसरा पार्टनर जॉब करता है उस कंपनी में और दूसरा पार्टनर को बोला तुम ऑडिट कंडक्ट कर दो। तो बच्चों, अगर आपके नॉलेज के लिए एक फर्म का एक पार्टनर किसी कंपनी में जॉब करता है तो वो पार्टनर डिस्क्वालीफाई हुआ, वो तो ऑडिट नहीं कर सकता, वो डिस्क्वालीफाई हुआ तो पूरी फर्म भी क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं करके चल पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ सीए फर्म, ए कॉमा बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ सीए फर्म, तो 3 लोग पार्टनर्स है एक सीए फर्म के अंदर, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ, पार्टनर ए इज एम्प्लॉयड इन एक्स लिमिटेड। एक पार्टनर ए है जो कि एम्प्लॉयड है आपके नॉलेज के लिए एक्स लिमिटेड में। तो पार्टनर ए एम्प्लॉयड है एक्स लिमिटेड में, तो वेदर पार्टनर बी और सी कैन कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ एक्स लिमिटेड। वेदर पार्टनर बी और सी कैन कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ एक्स लिमिटेड, तो क्या उसका वो ऑडिट कर सकते हैं? नो। कारण बच्चों, एक पार्टनर जहां डिस्क्वालीफाई हो गया तो पूरी फर्म क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। आप नहीं कर सकते। ऐसे इसीलिए लोग इसका फायदा उठाते हैं। एक पार्टनर की जॉब करता है, दूसरा पार्टनर बोलता है कि मैं तुझे काम लेकर देता हूं उस फर्म का। हाउ यू कैन कंडक्ट, क्योंकि आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया है, एक पार्टनर को सैलरी आ रही है उससे, तो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज आप ठीक से निभा नहीं पाओगे। इसकी वजह से ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना अट्रैक्ट होकर चलती है। पॉइंट समझ आया सभी को? फिर नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसका सेक्शन भी लिख दूं, क्लॉज डी, चौथा नंबर है डी नंबर क्लॉज। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, अ पर्सन हु खुद, हिज रिलेटिव और पार्टनर। एक पर्सन खुद, उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर
अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, एक पर्सन खुद है, उसका रिलेटिव है या उसका क्या है, पार्टनर है। ठीक है बच्चों, इसमें तीन बातें हैं। देखो, अगर आप खुद हो, अगर इनमें से किसी पॉइंट में आ गए तो भी डिस्क्वालीफाई, आपके पार्टनर ने ये काम कर दिया तो भी आप डिस्क्वालीफाई, आपके रिश्तेदार ने कोई काम कर दिया तो भी आप क्या, डिस्क्वालीफाई, तो भी डिस्क्वालीफाई। और लगा हुआ है तीन जगह पे, हु, हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर। क्या, नंबर ए, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी of or interest in the company or its subsidiary or of its holding company or associate company और अ फेलो सब्सिडरी। फेलो मतलब सब्सिडरी की सब्सिडरी। is holding any security or interest in the company or its subsidiary or its holding company or associate company or fellow subsidiary or fellow subsidiary। अब देखो, इसका मतलब क्या है, सिक्योरिटी मतलब इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, और जहां पे शेयर नहीं होते वहां पे इंटरेस्ट। अगर आपने किसी कंपनी में, अगर आपने किसी कंपनी में, उसकी सब्सिडरी में, उसकी होल्डिंग में, उसकी एसोसिएट में या उसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी में एक भी इक्विटी शेयर ले रखा है, एक भी इक्विटी शेयर ले रखा है, तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। रीजन, यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, आप मालिक हो कंपनी के। मालिक खुद कैसे ऑडिट कर देगा? आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग में, उसकी सब्सिडरी में, उसकी एसोसिएट में, उसकी फेलो क्या, सब्सिडरी में। और यहां पे बट अ रिलेटिव, but a relative can hold security or interest in company of face value, OMR के लिए, OMR के लिए face value not exceeding 1 lakh, और if value of security exceed 1 lakh, then corrective action needs to be taken within 60 days of such acquisition। कमाल का रूल है बच्चों। देखो बच्चों, सीए बनने के बाद रिश्तेदारों से थोड़ी बना के रखना, अगर आपकी नहीं बनती तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जो आपके ब्लड रिलेशन में पहले रिलेशनशिप वाले हैं, भाई बहन, मम्मी पापा एक्सेट्रा, लॉ ने कहा अगर आपने या आपके पार्टनर ने एक भी इक्विटी शेयर ले लिया उस कंपनी का तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई। आप टाटा का ऑडिट कर रहे हैं तो टाटा के शेयर नहीं होनी चाहिए, टाटा की सब्सिडी, टाटा की होल्डिंग, टाटा की एसोसिएट के शेयर नहीं होने चाहिए आपके पास। अब बिग फोर में मान लो एक बिग फोर में या एक बड़ी सीए फर्म में 20 सीए पार्टनर्स हैं, तो 20 के 20 को ध्यान रखना, जिनके ऑडिट्स उनके पास हैं उनकी सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट के गलती से भी एक भी शेयर ना ले ले किसी भी समय, फर्म पूरी की पूरी उस साल के लिए क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाइड। आप रिलायंस का ऑडिट करो, टाटा के शेयर ले लो, लेकिन टाटा के होल्डिंग सब्सिडरीज के शेयर नहीं ले सकते। रिश्तेदार के लिए क्या रूल है? रिश्तेदार 1 लाख के शेयर ले सकता है फेस वैल्यू, ध्यान रखना, पेड अप वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू। और 1 लाख से ऊपर है तो 60 दिन में करेक्टिव एक्शन लो, उसको बोलो भैया शेयर बेच दे, बेच दे, नहीं बेचे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मान लो आपके भाई से लड़ाई हो गई, भाई को पता है कि इसके पास एयरटेल का ऑडिट है, एयरटेल का ऑडिट है, भाई 1,05,000 फेस वैल्यू के शेयर ले लिए और 60 दिन के अंदर उसको नहीं मना पाए आप,
तो 61वें दिन यू आर डिसक्वालिफाइड एज एन ऑडिटर ऑफ एयरटेल इंडिया। समझ रहे हो बात मेरी? सीए के इंस्टीट्यूट ने मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन भेजी हुई है, पर मिनिस्ट्री इनकी सुन कहाँ रही है, सुनी कहाँ रही है सीए वालों की। पहले सीए का इंस्टीट्यूट जो बोलता था ना, मिनिस्ट्री कहती थी ओके डन। अब तो कह रहे बोलते ही बहुत, ये तो बोलते ही बहुत कुछ है, ठीक है ना, इनकी ज्यादा बातें सुननी नहीं है हमने। जबकि ये देखो बिल्कुल गलत रूल बना हुआ है बच्चों। इंस्टीट्यूट आज 3 साल 4 क्या 6 साल हो गए। 2013 में कंपनीज एक्ट आया था, 19 हो गई, अब हटवा नहीं पाई अभी तक इसको। मान लो रिश्तेदार से क्या लेना देना है? मेरा रिश्तेदार अगर 1,05,000 की फेस वैल्यू के शेयर ले ले उस कंपनी के, तो आई कैन नॉट कंडक्ट अ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ सच कंपनी, माई होल फर्म इज डिस्क्वालिफाइड इन सच ईयर। अगर 60 दिन के अंदर मैं करेक्ट एक्शन ले लूंगा तो बच जाएंगे, अदरवाइज नहीं बच के चलेंगे। पॉइंट समझ आया सभी को? सो डन है। अब इतना ही कर रहे हैं, टॉपिक शुरू हुआ है, लंबा टॉपिक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, आप ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, आपके पास बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, एलएलपी हो सकती है। आपकी फर्म में आपका एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई तो पूरी फर्म क्या डिस्क्वालीफाई। आप, आपका पार्टनर, आपका रिश्तेदार शेयर ना लेकर चले, उसकी कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी में लेंगे तो फर्म क्या होगी? डिस्क्वालीफाइड होकर चलेगी। आप गलती से भी ऑडिट मत करके चलना उस फर्म का।